स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर झारखंड स्पेशल क्लास में मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मुंडा जनजाति। और आप लोग जानते हैं कि झारखंड की जनजाति सीरीज का आज 4th क्लास है। इससे पहले हम लोग झारखंड की जनजाति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और संथाल जनजाति को एक क्लास में डिस्कस किए हैं, 2nd क्लास में, और उसके बाद उरांव जनजाति को हम लोग डिस्कस किए थे। और इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मुंडा जनजाति। दोस्तों, मुंडा जनजाति जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जेपीएससी एग्जाम या फिर जेएसएससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, क्योंकि मुंडा जनजाति में ऐसा बहुत सारा पॉइंट है, फैक्ट्स है, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि आज का क्लास आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। और अगर आप पर्टिकुलरली जनजाति के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं तो यहाँ का इतिहास है ना, को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, है ना। जैसे कि आप अगर जेपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो मुंडा शासन व्यवस्था को आप तभी अच्छे से समझ पाइएगा जब आपको मुंडा जनजाति के बारे में एक ब्रीफ और अच्छा नॉलेज आपके पास रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारा एप्लीकेशन है दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा नोट्स फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही जो है सो रिकॉर्डेड लेक्चर जो हमारे डायरेक्ट क्लासरूम का रहता है वो भी आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल होगा। यानी कि ओवरऑल जो टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत सारा अपलोड करते हैं, वो कुछ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, जिससे आपका जेपीएससी या जेएसएससी में झारखंड से रिलेटेड जो है ना, जो भी आपका क्वेरी रहेगा, है ना, जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको तो देखा ही जाएगा। साथ में काफ़ी मतलब आपको असाइनमेंट्स वगैरह जो है आपको इस पर मिल जाएगा। तो दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मुंडा जनजाति। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा इस मुंडा शब्द का, क्या मुंडा शब्द का कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है? तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है कि मुंडा शब्द का, मुंडा जो है इसका कुछ मीनिंग क्या होता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, मुंडा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। मुंडा बेसिकली किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है, समझ गए ना, संस्कृत भाषा का शब्द है मुंडा। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गांव का राजनीतिक प्रमुख। क्या होता है? गांव का राजनीतिक प्रमुख। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है ना, और आपको ये पता भी होना चाहिए, गांव का राजनीतिक प्रमुख। गांव का राजनीतिक प्रमुख क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को, अब थोड़ा सा इसको समझिए कि गांव का राजनीतिक अर्थ तो संस्कृत भाषा में होता है। क्या इस मुंडा शब्द का और कोई विशिष्ट अर्थ होता है क्या? तो याद रखिएगा, जनजातीय भाषा में, है ना, मुंडा शब्द का अर्थ ही होता है विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है जनजातीय भाषा में? जनजातीय भाषा में अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्ति, ये 2 क्वेश्चन आपको जो है फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ना, इसका मुंडा शब्द से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा यहाँ से 2 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। ठीक है, एक ये कि मुंडा अपने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मुंडा अपने को होरो को कहते हैं। मुंडा जो है अपने को क्या कहते हैं? मुंडा लोग अपने को क्या कहते हैं? तो होरो को बोलते हैं, होरो को। और ये जो होरो को है ना, होरो को का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। होरो को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य। और मुंडा जो है अपनी भाषा को, मुंडा जो है अपनी भाषा को वो क्या बोलते हैं? तो होरो जगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाषा को? तो याद रखेंगे आप लोग, भाषा को होरो जगर बोलते हैं, होरो जगर। ठीक है,
ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपको आ सकता है और पहले भी कई बार आ चुका है। अब आते हैं हम लोग कि मुंडा का जो है मुंडा जो है किस प्रजातीय समूह से बिलोंग करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम लोग जनजाति पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास में, उसका बेसिक फैक्ट्स, तो वहां पर हम लोग जनजाति का वर्गीकरण पढ़े थे और जनजाति का वर्गीकरण दो प्रकार से देखे थे। एक तो हम लोग देखे थे प्रजातीय समूह के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, और दूसरा देखे थे जीवन निर्वाह एवं आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो वहां पे हम लोग दो टाइप पढ़े थे और वहां पे हम लोग कंप्लीट बताए भी थे कि झारखंड की जो 32 जनजातियां हैं वो कौन से प्रजाति से बिलोंग करती है, या फिर जीवन निर्वाह के आधार पर किस कैटेगरी में रखा गया है, वहां पे कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किए थे। तो अगर आप वो क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए है ना, कंप्लीट आपको क्लास को अटेंड करना चाहिए। आधा अधूरा अटेंड कीजिएगा क्लास तो आधा अधूरा फिर जो है क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा, है ना। तो आपको बता दें कि मुंडा जनजाति जो है वो प्रजातीय रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से बिलोंग करती है, या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की मानी जाती है। ठीक है ना, कौन से समूह? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की ये मानी जाती है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की ये मानी जाती है। और इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा कौन सी है भाई? तो मुंडारी। और मुंडारी भाषा को जनजातीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो होरो जगर बोलते हैं। यानी कि मुंडा अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होरो जगर। वैसे भाषा कौन सी है? तो मुंडारी। ठीक है ना। अब समझिए एक चीज को कि इनका जो भाषा है मुंडारी, वो किस भाषा परिवार से बिलोंग करता है। ये भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि मुंडा जो है, मुंडा की जो भाषा है वो किस भाषा परिवार से बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा, इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। किस भाषा परिवार से भाई? तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एक एक कंटेंट, एक एक फैक्ट्स बताएंगे, और आप जब इस क्लास को एंड कीजिएगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपको डेवलप होगा। यानी कि मुंडा जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आपका नहीं छूटेगा जब आप कंप्लीट क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड कर लीजिएगा, प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि मुंडा जनजाति का झारखंड में स्थिति क्या है। समझे, मुंडा जनजाति का झारखंड में स्थिति क्या है। जब आप इस पर बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मुंडा जनजाति जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, समझ गए ना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। समझ गए, यानी कि मुंडा जनजाति का झारखंड में तीसरा रैंक है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, मुंडा का जनसंख्या के दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति का कौन सा रैंक है भाई? तो थर्ड रैंक है। आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा भाई सेकंड और फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड और फर्स्ट रैंक किसका है ना, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मुंडा जनजाति का झारखंड में तो तीसरा स्थान है ना, और पहला और दूसरा स्थान संथाल और उरांव जनजाति का किसका है? संथाल जनजाति का फर्स्ट स्थान है। यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जनसंख्या की जनजाति क्या है भाई? तो संथाल का है। समझ गए। और दूसरा नंबर पर कौन सा है? तो उरांव जनजाति है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो उरांव जनजाति है। एकदम इसको माइंड में सेट कर लीजिए। बहुत बार पूछता है, अरेंज करने के लिए बोलता है, मिलान करने के लिए बोलता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपसे ये बन सकता है कि मुंडा जनजाति का झारखंड में जनसंख्या कितना प्रतिशत है। एक तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है ना, या फिर संथाल जनजाति का झारखंड में कितना परसेंट है, ये भी पूछ सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति जो है झारखंड में एट प्रेजेंट कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.56% है। कितना है भाई? तो 14.56% है मुंडा जनजाति झारखंड में। ठीक है ना। उरांव जनजाति आपसे अगर पूछेगा तो ये लगभग 35% है, ये लगभग 35% है। सेकंड आपका आ जाता है कौन भाई? तो सेकंड आ जाता है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति याद रखिए कुल जनजातीय जनसंख्या का 18.14% है। कितना है? 18.14% है। समझ गए। आप याद रखिएगा 35, 18, 14 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जनसंख्या के दृष्टिकोण से, है ना, मुंडा जनजाति का स्थिति।
अब अगर हम लोग देखें कि मुंडा जनजाति झारखंड में पाई कहाँ कहाँ जाती है ना, तो सबसे ज्यादा, ठीक है ना, झारखंड में, है ना, मुख्य रूप से अगर बात करें तो झारखंड में रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, सिंहभूम जिला हो गया, समझ गए ना, इस सब में जो है आपको मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन कौन सा जगह बताएं भाई, तो रांची हो गया, है ना, सिमडेगा, बोकारो, है ना, गुमला, ठीक है ना, ये सब आपका क्या हो गया, मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है ना। और अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या में कहाँ पाई जाती है, रखिएगा रांची जिला में। रांची जिला में मुंडा जनजाति की संख्या क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखना कि रांची जिला में मुंडा जनजाति की जनसंख्या क्या है भाई, मुंडा की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। मुंडा की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है ना। ये आप पॉइंट याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब समझते हैं, है ना, कि मुंडा जनजाति का समाज कैसा है। मुंडा जनजाति का समाज कैसा है, इस चीज को थोड़ा समझिए। मुंडा जनजाति का जो समाज है ना, सामाजिक व्यवस्था जो है ना, तो इसका भी जो छोटी इकाई है, समाज की छोटी इकाई, वो क्या है, परिवार है। समाज की छोटी इकाई क्या है भाई, तो परिवार है ना। परिवार का मुखिया कौन होता है, तो पिता होता है। परिवार का मुखिया कौन होता है, पिता होता है। यानी कि मुंडा का जो समाज है ना, वो प्रत्सत्तात्मक है। क्या है, मुंडा का समाज क्या है, प्रत्सत्तात्मक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुंडा जनजाति के अलावा भी जितने भी जनजाति है ना, मैक्सिमम जनजाति में गोत्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। समझ गए ना, किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो गोत्र को। समझ गए, गोत्र को अलग अलग जाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी जो है मुंडा जनजाति में भी गोत्र को, है ना, पवित्र माना जाता है। समझ गए ना, और इसका जो है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारा गोत्र जो है मुंडा जनजाति में, वो किसके नाम पे है, तो पेड़ पौधा हो गया, पशु पक्षी हो गया, समझ गए ना, प्राकृतिक चीज हो गया, इसी के नाम पे रखा गया है और इसी से संबंधित भी है। समझ गए ना, गोत्र। तो आपको बता दें कि मुंडा जनजाति में कुल कितना गोत्र है भाई, तो 340 गोत्र है। मुंडा जनजाति में अगर पूछेगा कितना जो गोत्र है, तो मुंडा जनजाति में, मुंडा में जो गोत्र है ना, वो कितना है भाई, तो 340 गोत्र है। कितना है, 340 गोत्र है। जिसमें से अगर कुछ प्रमुख गोत्र का बात करें तो होरो हो गया, नाग हो गया, कमल हो गया, टूटी हो गया, केरकेट्टा हो गया, सोई, मुंडी, डांग, बोदरा, ये सब जो है ना आपका कुछ प्रमुख क्या है, गोत्र है। जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आई थिंक सो गोत्र से तो पूछेगा नहीं, है ना, आमतौर पे नहीं पूछता है और नहीं पूछना चाहिए, बट आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई ये सब जो गोत्र है ये मुंडा जनजाति का गोत्र है, ठीक है ना। इससे इन जनरल क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है ना। अब समझो, लेकिन ये टर्म याद रख सकते हैं कि मुंडा जनजाति में गोत्र कितना है भाई, तो 340 गोत्र है, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। या फिर इसके नियर अबाउट भी कभी कभी ऑप्शन दे देता है, तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि मुंडा जनजाति का युवा गृह। तो युवा गृह जो है ना, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और बहुत सारे जनजाति में, मैक्सिमम जनजाति में युवा गृह है, कुछ एकाध जनजाति में युवा गृह का प्रचलन नहीं है। समझ गए ना, तो वो जनजाति कौन है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें प्रचलन नहीं है उसका तो नाम आपसे पूछता है हमेशा, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि ऐसा कोई जनजाति जिसमें युवा गृह नहीं है, तो आप हमें कमेंट में बताइए, है ना। आप लोग जो है अगर डेप्थ स्टडी किए होंगे जरूर पता होगा, है ना, कि किस जनजाति में युवा गृह नहीं पाया जाता है, युवा गृह का प्रचलन नहीं है। तो अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल आपको बता दें कि जो युवा गृह होता है ना, ये युवा गृह बेसिकली होता क्या है, तो युवा गृह एक तरह का सामाजिक संस्था बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह का घर होता है। समझ गए ना, जहां पर क्या होता है कि जनजाति का, जैसे मुंडा जनजाति का, है ना, युवक युवतियों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। मुंडा जनजाति के युवक युवतियों का शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कहाँ होता है भाई, तो युवा गृह में होता है। समझ गए, युवा गृह में होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि मुंडा जनजाति के या मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स आया हुआ है, इधर माइंड में सेट कर लोगे कि मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीती ओड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो युवा गृह को बोलते हैं गीती ओड़ा, ठीक है। क्या बोलते हैं, गीती ओड़ा,
युवा गृह को याद रखना गीति ओरा बोलते हैं, है ना, बहुत बार एग्जाम में आया है, गीति ओरा बोलते हैं, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि गीति ओरा में होता क्या है भाई, तो आपको बताएं कि गीति ओरा में युवक युवतियों का, मुंडा जनजाति के जो बच्चे होते हैं उन लोगों का क्या होता है, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है। अब क्या चीज का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है भाई, तो मुंडा जनजाति के जो समाज है, उनके सांस्कृतिक व्यवस्था है ना, यानी कि समाज संस्कृति, मतलब ये हो गया कि नाच गान हो गया, शिकार हो गया, समझ गए ना, इन सब के बारे में जो भी इन लोगों का परंपरा है, ठीक है ना, ट्रेडिशन है, इन सब के बारे में क्या किया जाता है, यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है, ठीक है। आई थिंक सो युवा गृह समझ गए होंगे, है ना। युवा गृह का कॉन्सेप्ट आपका यही है, ठीक है ना। ये गीति ओरा है, गीति ओरा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है भाई, मुंडा जनजाति के जो है क्या बोलते हैं युवा गृह को। अगर आपको याद है तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट में। ये भी बहुत बार आया है, इसका जो आंसर है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, है ना। फटाफट आई थिंक सो सभी को पता होगा, आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा जो भी देख रहे हैं क्लास, ठीक है। अब आ जाइए कि मुंडा का जो समाज है ना, मुंडा का समाज जो है, ठीक है ना, इसमें क्या है कि पंचायत, जो पंचायत होता है ना, उसको पहरा पंचायत या हाथू पंचायत बोलते हैं, ठीक है ना। पंचायत तो क्या बोलते हैं भाई, तो पहरा पंचायत या हाथू पंचायत बोलते हैं, ठीक है ना। और पंचायत होता कहाँ है, ठीक है ना। पंचायत जो है, परहा पंचायत का जो स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है, तो परहा पंचायत का स्थल जो होता है उसको अखड़ा बोला जाता है, ठीक है ना। परहा पंचायत के स्थल को क्या बोलते हैं भाई, तो अखड़ा बोलते हैं, ध्यान रखना। अखड़ा, अखड़ा का और इम्पोर्टेंट है, आगे बताएंगे, ठीक है ना। अखड़ा का और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि जो अखड़ा होता है ना, इसको मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था में गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है ना। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि मुंडा जनजाति में गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा किसे दी गई है, तो आपका आंसर होगा अखड़ा। समझ गए ना, क्या आंसर होगा भाई, अखड़ा। क्योंकि मुंडा जनजाति में जो है ना, आपको और बता दें कि तीन प्रमुख जो है आपको प्रमुख स्थल है, ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक हो गया सरना, ठीक है ना। तीन प्रमुख स्थल कौन कौन सा है, तो तीन प्रमुख स्थल में पहला हो गया आपका सरना, ठीक है। दूसरा आपका हो गया अखड़ा, और जो तीसरा है ना, तीसरा उसको बोलते हैं शासन। क्या बोलते हैं, शासन, ठीक है। ये तीन प्रमुख जो स्थल है ना बाबू, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सरना आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है ना। सरना क्या होता है, वैसा स्थान होता है ना, जहाँ पर जो जनजाति है, मुंडा जनजाति, इसके लोग पूजा पाठ करते हैं, है ना। यानी कि ग्राम देवता के निवास स्थान को ही सरना बोला जाता है, समझ गए ना। सरना में क्या होता है, गांव के लोग जाकर के यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं सरना स्थल पे, है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ग्राम देवता के निवास स्थान को क्या बोला जाता है, सरना बोला जाता है। आई थिंक सो एकदम क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कोई भी चीज कंफ्यूजन होता है ना, या फिर समझने में प्रॉब्लम होता है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, है ना। और साथ ही इसे शेयर जरूर कीजिए आप लोग वीडियो को। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी कोई जो भी देखते हैं वीडियो, वो लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस क्लास का बेनिफिट ले सके, उनको फायदा हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गांव में रहते हैं, है ना, जो प्रॉपर जो है सो इंस्टीट्यूट आके नहीं पढ़ सकते हैं, जो प्रॉपर जो है इतना महंगा फी जमा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को भी बेनिफिट हो और उन लोगों का भी एग्जाम निकले। सो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी देखते हैं अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को, है ना। शेयर करना मस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिया सरना क्या होता है भाई, अखड़ा क्या होता है, और अखड़ा को क्यों मुंडा जनजाति में सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको तो पहले बताया कि भाई मुंडा के गांव में अखड़ा वो स्थल होता है जहां पर पंचायत की बैठक होती है। पहला चीज तो आपको ये बता दिए कि अखड़ा वो स्थल होता है जहां पर पंचायत की बैठक होती है। इज इट क्लियर, एकदम समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र की इसलिए संज्ञा दी गई है ना, क्योंकि कोई भी पर्व त्योहार होता है ना, तो जो नित्य गान होता है, समझ गए
गया ना, संगीत होता है युवक युवतियों के द्वारा, मुंडा युवक युवतियों के द्वारा या फिर कोई भी जनजाति में, है ना, जो गीत संगीत का कार्यक्रम होता है वो सब का सब कार्यक्रम अखड़ा में होता है, समझ गया ना, अखड़ा में होता है, इसलिए इसको सांस्कृतिक केंद्र का संज्ञान दिया गया है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये शासन क्या है भाई, शासन क्या है, तो शासन वो स्थान है जहां पर मृत्यु के पश्चात शवों को दफनाया जाता है। समझ गए ना, शासन क्या है, वैसा स्थान है जहां पर शवों को दफनाया जाता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मुंडा जनजाति जो है आपको शुरुआत से ही हिंदू धर्म के प्रभाव में तो है ही, साथ में ईसाई धर्म के प्रभाव में भी है। तो बहुत सारे मुंडा जो है सो सबको जलाते हैं, बहुत सारे दफनाते हैं। समझ गए ना, तो शासन वो स्थान है जहां पर क्या किया जाता है, सबको दफनाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मुंडा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। अब थोड़ा समझ लेते हैं मुंडा जनजाति का आर्थिक व्यवस्था के बारे में। भाई इनका अर्थव्यवस्था कैसा था, है ना, किस टाइप का भूमि यूज होता था, है ना, किस भूमि को क्या बोलते थे, थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट मिलेगा जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आज के डेट में मुंडा जो है ना अस्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं मुंडा, अस्थायी रूप से मुंडा जो है अस्थायी रूप से क्या करते हैं भाई, तो कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं क्या, तो यस, इसके अलावा जो है वो पशुपालन भी करते हैं। कृषि के अलावा क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। ठीक है, यही इनका जो है जीविकोपार्जन का स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। सबसे पहला फैक्ट तो ये बनता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो है ना खूंट का अर्थ परिवार होता है। क्या होता है भाई, खूंट का अर्थ क्या होता है, खूंट का मीनिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा खूंट का मीनिंग होता है परिवार। खूंट का मीनिंग क्या होता है, परिवार होता है। ठीक है ना, और मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत है, समझ गए ना, जिसपे वो कृषि कार्य करते हैं, उस खेत को खूंट कट्टी भूमि बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं, खूंट कट्टी भूमि बोलते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या बोलते हैं भाई, तो खूंट कट्टी भूमि बोलते हैं, खूंट कट्टी भूमि बोलते हैं। और जो इस खेत को निर्मित करता है, जो इस खेत का निर्माण करता है ना, जो खुटकट्टी भूमि का निर्माण करता है ना, निर्मित करता है, जो उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको खूंट कट्टीदार कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई, निर्माणकर्ता को, है ना, जो भूमि निर्मित करता है ना, करता है, उसको बोलते हैं खूंट कट्टीदार। क्या बोलते हैं, याद रखना, खूंट कट्टीदार। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है ना। खूंट कट्टी भूमि तो बहुत बार आया है और आगे भी आपको ना बहुत बार ये खूंट कट्टी भूमि टर्म आएगा। समझ गए, तो आपको टर्म से भी फैमिलियर रहना है, नहीं तो क्या होगा ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा और परिणाम ये होगा कि आपको बार बार रटिएगा, बार बार भूलिएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए एकदम एक एक चीज को समझते चले जाइए और रिवीजन रखिए, है ना, रिवीजन रखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। ठीक है, और हम लोग तो जानते ही हैं कि मुंडा जनजाति ही नहीं, है ना, मैक्सिमम जनजाति झारखंड में किस टाइप का अनाज का उत्पादन करते हैं, तो मोटा अनाज का उत्पादन करते हैं। ठीक है ना, तो मोटा अनाज में क्या क्या आएगा, चावल आ गया, दाल आ गया, है ना, चावल आ गया, आपका ज्वार आ गया, बाजरा हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा झारखंड में क्या होता है, तिलहन दलहन होता है, तो ये लोग भी तिलहन दलहन का खेती करते हैं। ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन पूछता नहीं है इन जनरल, है ना, इन जनरल पूछेगा भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ का पर्व त्योहार के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो पर्व त्योहार में, है ना, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो पर्व त्योहार में यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सरहुल बहुत ज्यादा फेमस है ना, कर्मा आपको बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। समझ गए ना, सोहराय भी मनाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि सोहराई नामक त्योहार किससे जुड़ा हुआ है, सोहराई नामक त्योहार किससे जुड़ा हुआ है। याद रखना, सोहराई जब भी आएगा,
है ना, सोहराई जब भी आएगा, है ना, तो याद रखना पशु पूजा से संबंधित है। सोहराई त्योहार किससे संबंधित है भाई, तो पशु पूजा से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसलिए भी हम इसको जिक्र कर दिए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, उम्मीद करते हैं एकदम आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चाहे आप जेएसएससी एग्जाम में तो फ्रिक्वेंटली पूछता है जनजाति से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ना। और जेपीएससी एग्जाम में भले ही कैटेगराइज कर दिया हो कि भाई हम जनजाति से एक क्वेश्चन पूछेंगे, बट जनजाति से इतने तरह का क्वेश्चन पूछता है ना, कहीं ना कहीं लिंक करके आपसे 2-3-4 क्वेश्चन पूछ ही देगा अलग अलग टाइप का, समझ गया। जैसे कि आप एक मत देखिए कि भाई जनजाति एक क्वेश्चन, तो जनजाति 32 जनजाति काहे पढ़ेंगे, है ना। एक तो नहीं पढ़िएगा तो पूरा पूरा अच्छा समझ में नहीं आएगा। दूसरा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट सब है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछने का हमेशा संभावना रहता है। और जब आप पेपर उल्टाइएगा ना, तो आपको मिलेगा भी क्वेश्चन जनजाति से डायरेक्ट क्वेश्चन। इसलिए जनजाति को एकदम डिटेल में पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि क्वेश्चन जो है आपका मैक्सिमम बने, समझ गए ना। और मैक्सिमम अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा अगर आप जेपीएससी पीटी निकालना चाहते हैं, तो ये पेपर 2 में आपका स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर जो है सो यही यस नो में चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था में आप लोग जानते ही हैं कि मुंडा जनजाति का भी जो है, मुंडा का भी जो है सर्वप्रमुख देवता कौन है भाई, तो सिंह बोंगा है, ठीक है ना। मुंडा का भी सर्वप्रमुख देवता कौन है, प्रमुख देवता कौन है, सर्वप्रमुख देवता मुंडा का भी कौन है, सिंह बोंगा है, ठीक है। याद रखना क्या है, सिंह बोंगा है। यहां से आपका एक और क्वेश्चन पूछता है, वो ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंह बोंगा जो है किसका प्रतिरूप है। याद रखना भाई, सिंह बोंगा जो है सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है। सिंह बोंगा किसका प्रतिरूप है, तो सूर्य भगवान का ही प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है, तो सूर्य भगवान का प्रतिरूप है, सूर्य का प्रतिरूप है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और पहले भी आया है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है ना, बट कंटेंट के अभाव में क्वेश्चन छूट जाता है, समझ गए ना। जैसे कारण आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन पढ़े सब कुछ थे, क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, तो रीजन वही है, कंटेंट सही नहीं रहेगा ना, तो क्वेश्चन जो है आपका छूट जाता है, गेस करते हैं, लड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंटेंट बढ़िया रहेगा तो काम बन जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई मुंडा जनजाति जो है, आप लोग जानते हैं कि शुरुआत से ही हिंदुओं के संपर्क में रहा है, ठीक है ना। तो क्या मुंडा जनजाति केवल जनजातीय देवताओं देवी देवताओं को ही मानते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हिंदू के प्रभाव में शुरुआत से ही आए हैं, संपर्क में रहे हैं, इसी कारण जो है ना ये हिंदू देवी देवता को भी पूजते हैं, मानते हैं। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, कृष्ण राम, इन सब का भी ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। इन सब को भी ये लोग मानते हैं, समझ गए। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फॉर्म होगा, वो ये फॉर्म होगा कि भाई मुंडा जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन होता है, कौन पूजा पाठ का कार्य करता है ना, मुंडा जनजाति में, मुंडा समाज में, समझ गए ना। तो मुंडा समाज का जो धार्मिक प्रधान होता है ना, जो कि पूजा पाठ का काम करता है, धार्मिक प्रधान, उसको क्या बोलते हैं भाई, तो उसको पाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, पाहन बोलते हैं, पाहन बोलते हैं, समझ गए। ये एकदम ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, तो पाहन बोलते हैं। अब इस पाहन का हेल्प करने के लिए भी कोई रहता है क्या, क्वेश्चन पूछता है ना, कि पाहन का मदद करने के लिए कोई होता है। याद रखना कि पाहन का मदद करने के लिए जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुजार बोलते हैं, है ना, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं पनभरा। 2 वर्ड आता है भाई, पाहन का सहयोगी, पाहन का सहयोगी जो होता है, सहयोगी जो होता है उसके लिए 2 वर्ड होता है। एक वर्ड होता है आपका पनभरा, पनभरा भी बोलते हैं, या फिर पुजार भी बोलते हैं, पुजारा, ठीक है। कहीं कहीं पुजार मिलेगा, कहीं कहीं पुजारा लिखा हुआ रहता है ना, दोनों का दोनों आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते ही हैं कि जनजाति में जो है सो अंधविश्वास जो है आपका चरम सीमा पे है, समझ गए ना। अंधविश्वास जो है जनजाति में हमेशा से रहा है, ठीक है ना। तो मुंडा जनजाति में जो तांत्रिक एवं जादुई विद्या करते हैं उनको क्या कहा जाता है ना। जो झाड़ फूक जो है, झाड़ फूक, खास करके झाड़ फूक करने वाले को क्या बोलते हैं, समझ गए ना। झाड़ फूक करने वाले को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। याद रखना, झाड़ फूक करने वाले को देवरा बोलते हैं। झाड़ फूक करने वाले को क्या बोलते हैं भाई, झाड़ फूक करने वाले को, झाड़ फूक करने वाले को क्या बोलते हैं, तो देवरा बोलते हैं,
ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जब इसको नोट डाउन कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको बताया कि सर्वप्रमुख देवता कौन है भाई, तो सिंहबोंगा है जो सूर्य का प्रतिरूप है। इसके अलावा भी कुछ देवी देवता होते हैं जिनको मैचिंग करने के लिए दे देता है, ABCD दे देगा, 1 2 3 4 दे देगा। अब बोलेगा भाई मैच करो, क्या मैच करो, तो दे देगा ग्राम देवता, ग्राम देवता लिख देगा, ग्राम देवता है ना, और इधर दे देगा आपको नाम, है ना, जनजातीय नाम। ग्राम देवता को क्या बोलते हैं, तो याद रखना, गांव को मुंडा भाषा में या मुंडा जनजाति में हातू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हातू। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्राम देवता का हातू बोंगा, हातू बोंगा जो है क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। समझ गए ना, गांव को बोला जाता है हातू, देवता को बोंगा, यानी हातू बोंगा जो है सो कौन होंगे भाई, तो ग्राम देवता होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे देगा पहाड़ देवता, है ना, लिख देगा यहाँ पे पहाड़ देवता, और यहाँ पर मैच करना रहेगा। तो पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं भाई, तो देवता को तो बोंगा बोलते हैं, पहाड़ को क्या बोलते हैं, याद रखना बोरो बोंगा। क्या बोलते हैं, बोरो बोंगा। ये बोरो बोंगा क्या होते हैं, कौन होते हैं भाई, तो पहाड़ बोंगा, पहाड़ देवता होते हैं। समझ गए ना, पहाड़ देवता को बोरो बोंगा बोलते हैं। गांव की सबसे बड़ी या प्रमुख देवी को क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। गांव की प्रमुख देवी को क्या बोलते हैं, प्रमुख देवी को क्या बोलते हैं, तो याद रखना बाबू, गांव की प्रमुख देवी को देसावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देसावली बोलते हैं। एकदम रट लीजिएगा, कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है। गांव की प्रमुख देवी को देसावली बोलते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि जल देवता को क्या नाम है भाई, जल देवता का क्या नाम है, याद रखना, जो जल देवता होते हैं, जल देवता है, इनका नाम है इकीर बोंगा। क्या है नाम, इकीर बोंगा, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। गांव के कुल देवता का नाम क्या है, तो खूंट हकार। कुल देवता को क्या बोलते हैं भाई, खूंट हकार बोलते हैं, है ना। एकदम अच्छे से याद रखिएगा इसको। कुल देवता का नाम क्या है भाई, तो कुल देवता का नाम क्या है, तो खूंट हकार है। ठीक है, कुल देवता को क्या बोलते हैं, कुल देवता को खूंट हकार बोलते हैं, खूंट हकार। ठीक है ना, तो ये सब आपका है ना मुंडा जनजाति का धार्मिक व्यवस्था का अंतर्गत आता है। इससे क्वेश्चन आपको पूछता है, देवी देवता का नाम पूछता है, तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अच्छे से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्या बताएं आपको भाई, तो प्रमुख देवता मुंडा जनजाति में प्रमुख देवता को सिंहबोंगा कहा जाता है, जो सूर्य के प्रतिरूप होते हैं। उसके अलावा आपको बताएं, ग्राम देवता को हाथूबोंगा बोलते हैं, पहाड़ देवता को बोरोबोंगा बोलते हैं, गांव की प्रमुख देवी को क्या बोलते हैं, देसावली बोलते हैं। जल देवता को क्या बोलते हैं भाई, जल देवता को जल्दी बताइए, जल देवता को बोलते हैं इकीरबोंगा। ठीक है, जल देवता को क्या बोलते हैं, इकीरबोंगा बोलते हैं। और लास्ट बताएं आपको कि गांव की कुल देवता, गांव का जो कुल देवता होता है उसको बोलते हैं हम लोग खूंट हकार। ठीक है ना, खूंट हकार बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। समझ गए ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है ना पूछा गया है ना, यानी कि ये वो फैक्ट है जिससे क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है ना, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने का तो चांस है ही, और ऑलरेडी पूछा हुआ भी है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, किसके बारे में, तो मुंडा जनजाति के बारे में। फर्स्ट फैक्ट है वो ये है कि प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुईहरी पहरा के अधिकारी थे, भुईहरी पहरा के अधिकारी थे। तो याद रखना, कुंवर या फिर लाल या फिर कार्तो। ठीक है ना, कुंवर, लाल या फिर कार्तो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका मुंडा जनजाति से, जो कि हमेशा से पूछा जा रहा है ना, वो ये है कि डाली कटारी क्या है। हम लोग किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं भाई, तो डाली कटारी के बारे में। ये डाली कटारी क्या है, डाली कटारी क्या है। ठीक है ना, ये भी हमेशा से पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखना कि मुंडा जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन होता है भाई, तो धार्मिक प्रधान होता है पाहन, है ना। और डाली कटारी जो है वो पाहन को दी जाने वाली एक लगान मुक्त भूमि है। डाली कटारी क्या है, तो डाली कटारी मुंडा जनजाति में
पाहन को दी जाने वाली एक लगान मुक्त भूमि है। ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, तो आंसर कर दीजिएगा डाली कटारी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। एक और जो है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो है भूत खेता। भूत खेता, ये भूत खेता क्या है भाई? भूत खेता किसको बोलते हैं, है ना? भूत से नाम ही आपको समझ में आ गया, भूत खेता मतलब खेत, है ना? भूत और खेता मतलब खेत, यानी कि वैसा भूमि, है ना, वैसा भूमि जो भूत प्रेत से बचाने के लिए दिया गया हो। समझ गए ना? वैसा भूमि जो भूत प्रेत से बचाने के लिए दिया गया हो उसको भूत खेता भूमि बोलेंगे। समझ गए ना? यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु, गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा क्या किया जाता है? पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है ना? और भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? किसके बदले? तो पूजा पाठ करके भूत प्रेत से बचाने के बदले में। ठीक है ना? तो कौन सा भूमि दिया जाता है भाई? तो भूत खेता भूमि दिया जाता है। यानी कि भूत प्रेत से पूजा पाठ के माध्यम से पाहन जो है गांव को बचाते हैं, जिनके लिए उनको क्या दिया जाता है भाई? है ना, भूत खेता भूमि दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, है ना, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, वो है गोनोंग टाका। ये गोनोंग टाका क्या होता है? गोनोंग टाका क्या होता है? गोनोंग टाका, ठीक है ना? गोनोंग टाका क्या होता है? याद रखना कि मुंडा जाति में स्त्री द्वारा जो तलाक दिया जाता है, ठीक है ना, तलाक को साक मचाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? साक मचाड़ी। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, सब फैक्ट सब जो है ना एकदम पूरा छटा हुआ है कंटेंट। समझ गए ना? 10 बुक पढ़िएगा तब जाके सब कंटेंट मिलेगा आपको, है ना? तो नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम में सही हो, है ना? तो मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर, यानी कि साक मचाड़ी दिए जाने पर उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। क्या लौटाना पड़ता है भाई? तो वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। उसी वधु मूल्य को गोनोंग टाका बोलते हैं। यानी गोनोंग टाका बेसिकली क्या है भाई? तो वधु मूल्य है। क्या है? याद रखना, वधु मूल्य को बोला जाता है। ठीक है ना? वधु मूल्य को बोला जाता है। इसके अलावा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिससे कि हमेशा क्वेश्चन आता है। एक है बटोई, दूसरा है पारैया। ठीक है ना? एक है आपका बटोई, दूसरा है आपका पारैया। पारैया, है ना? तो आपसे पूछेगा कि भाई बटोई किसको बोलते हैं और पारैया किसको बोलते हैं। तो याद रखना भाई, बटोई जो है ना, मुंडा जनजाति में बटोई, है ना, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र है। क्या है भाई? बटोई एक प्रकार का वस्त्र है जो कि मुंडा जनजाति में पुरुष धारण करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताएं भाई? पारैया। तो पारैया याद रखना, ये भी क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है जो कौन धारण करता है भाई? तो स्त्री धारण करता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि मुंडा जनजाति में महिलाओं के द्वारा धारण किया जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है। क्या चीज? पारैया। पारैया एक प्रकार का वस्त्र है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस किए कंप्लीट मुंडा जनजाति का सामाजिक व्यवस्था, बेसिक फैक्ट्स, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, है ना, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा किए। आई होप कि टोटल क्वेश्चन आपका इसी से आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही अपने दोस्तों के बीच क्लास को जरूर से शेयर कीजिए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले जो कि प्रॉपर क्लासेस आकर के नहीं कर सके, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सिविल सर्विसेज का कोर्स फी कितना ज़्यादा होता है ना? तो जो भी स्टूडेंट्स प्रॉपर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन, वो कम से कम ऑनलाइन क्लास से बेनिफिट लें। और क्लास का कंटेंट कैसा लगा इसे हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक दास फॉर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर झारखंड का, साथ ही टेस्ट सीरीज भी कुछ आपको फ्री में मिलेगा, कुछ नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में, चाहे आप जेएसएससी का प्रिपरेशन करते हो या फिर जेपीएससी का, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।